हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और आज से एक वोकेबुलरी की मैं नई सीरीज स्टार्ट करूंगा। हम अंग्रेजी अक्सर सीखते हैं, तो क्यों ना इस बार अंग्रेजी हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखें। वो जो भी आजकल ट्वीट करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और जिनको हम भी यूज़ कर सकते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो मैं इनके ट्वीट्स का विश्लेषण करूंगा और उसमें जो भी वोकेबुलरी के वर्ड्स हैं वो आप तक लेकर आऊँगा। इस सीरीज में मैं हर हफ्ते एक वीडियो लेकर आऊंगा और इसमें लगभग 20 से 30 शब्द मैं डिस्कस करूंगा। ये शब्द आपको सीखने हैं, इनका इस्तेमाल करना है और फिर वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर इनमें शब्दों को वाक्य में कन्वर्ट करके आपको लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नई वोकेबुलरी सीरीज। सबसे पहला शब्द है ले अ रेथ। जो ले है इसका मतलब होता है रखना, कुछ भी रखना। और जब आप ले का पास्ट बनाते हैं तो हो जाता है लाइड। अब यहाँ पे मोदी जी ने 3 जून को ट्वीट किया यानी परसों, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एंड आई लाइड अ रेथ एट द आर्क दे ट्रायम्फ इन पेरिस। यानी फ्रांस के नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और मैं, हम आर्क डे ट्रायम्फ नाम की जगह पर गए थे और वहाँ पे हमने ये क्रिया की यानी ले अ रेथ। ले अ रेथ का मतलब होता है जब आप किसी के मेमोरियल पर, जैसे फॉर एग्जांपल जो राजघाट है दिल्ली में वो गांधी जी का मेमोरियल है, या शव स्थल कह सकते हैं आप इसे हिंदी में। तो जब आप किसी के शव स्थल पर या किसी के ताबूत पर या किसी की कब्र पर जब आप फूल चढ़ाते हैं या पत्तियां चढ़ाते हैं या फूलों का गुलदस्ता चढ़ाते हैं, जनरली एक राउंड एक फूलों का गुलदस्ता होता है जिसमें जो फूल होते हैं एक गोलनुमा आकृति में होते हैं। तो ये चढ़ाकर हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, उसको कहा जाता है ले अ रेथ। वैसे जो ये शब्द है LAID, इसका उचित प्रोनाउंसिएशन है लाइड। सो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एंड आई लाइड अ रेथ एट द आर्क दे ट्रायम्फ। अब ये जो फ्रांस का शब्द है ट्रायम्फ, ये एक अंग्रेजी का शब्द है। इसका मतलब होता है अंग्रेजी में ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मतलब होता है बहुत ही शानदार जीत। तो ये बिल्कुल इंडिया गेट जैसा दिखता है। ये जो इमारत है फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, ये पेरिस के अंदर वहाँ की राजधानी में। और ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, तो इसको फ्रेंच में बोलते हैं ट्रायम्फ। तो आप ये कह सकते हैं कि जिस दिन आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने में अ, आप उतने काबिल हो जाएंगे या आप उसको अचीव कर लेंगे, अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, तो वो आपके लिए किसी ट्रायम्फ से कम नहीं होगी। एक और एग्जांपल देता हूं। अब ये सेंटेंस देखिए, एक्स प्रेसिडेंट ओबामा लाइड अ रेथ एट द वॉर मेमोरियल। यानी जो पूर्व जो राष्ट्रपति हैं ओबामा, उन्होंने जो वॉर मेमोरियल है, वॉर मेमोरियल मतलब जो किसी युद्ध में दूसरे देश के खिलाफ शहीद हो जाते हैं जवान, उनके सम्मान में, तो ओबामा जी ने वहां पे ही लेड अ रेथ। अगला ट्वीट देखते हैं मोदी जी का, 3 जून को ही है। फ्रांस इज वन ऑफ इंडियाज स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टनर्स एंड अ नेशन विद whom our cooperation extends in many areas. India cherishes our ties with France. यानी फ्रांस हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर में से एक है और एक ऐसा देश है जिससे हमारा कोऑपरेशन, हमारा आपसी सहयोग बहुत सारे एरियाज के अंदर है। अब यहाँ पे आखिरी 6 शब्द देखिए, इंडिया चेरिशेज आवर टाइज विद फ्रांस। तो इसमें पहला शब्द है चेरिश करना। चेरिश मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत प्रिय होती है, तो उसको बोलते हैं चेरिश करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई चेरिश द टाइम आई स्पेंट विद माई ग्रैंड मदर। मेरी जो ग्रैंड मदर हैं अब तो नहीं रही, लेकिन उनके साथ मैंने जो भी समय बिताया मैं उसको आज बहुत चेरिश करता हूँ, उसको काफ़ी वैल्यू करता हूँ, उसको याद कर करके प्रसन्न होता हूँ और बहुत ही मेरे करीब है वो समय, तो मैं उसको चेरिश करता हूँ। यानी जब किसी आप चीज़ को अपने बहुत नज़दीक पाते हैं, अपने नज़दीक रखते हैं, बार बार याद करते हैं, यानी आप उसे चेरिश करते हैं। और एक अगला शब्द इसी के अंदर, इंडिया चेरिशेज आवर टाइज विद फ्रांस। अब यहाँ पे टाइज का क्या मतलब होता है? देखिए, 2 शब्द होते हैं अंग्रेजी में, एक तो टाई और एक टाइज। टाई तो एक वो भी होती है जो हम गले में पहनते हैं, उसे टाई बोलते हैं। और टाई का अगर मैं वर्ब की तरह यूज करूं, अगर मैं नाउन की तरह यूज कर रहा हूं, मतलब टाई जो गले में पहनते हैं, लेकिन अगर वर्ब की तरह यूज करूं, फॉर एग्जाम्पल, आई टाई अ नॉट। मैं एक गांठ बांधता हूं। कोई, मैंने 2 कपड़े हैं उनको आपस में बांध दिया तो मैंने उनको टाई कर दिया। यानी किसी चीज को बांध देना, उसको भी हम बोलते हैं टाई कर देना।
और जो टाइज वर्ड है ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है हमारे संबंध किसी से। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली टाइज आर मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ, यानी जो हमारे फैमिली संबंध हैं, आपस में पारिवारिक संबंध हैं, वो वेल्थ यानी पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह मोदी जी ने कहा इंडिया चेरिशेज आवर टाइज विद फ्रांस, यानी फ्रांस से जो हमारे संबंध हैं वो हमारे बहुत करीब हैं, हम उन्हें बहुत सम्मान देते हैं, बहुत याद करते हैं, इंडिया चेरिश करता है उन्हें। तो टाइज का मतलब होता है संबंध, और टाई का मतलब होता है बांधना किसी भी चीज को। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया है, आई डोंट वॉन्ट टू गेट टाइड डाउन इन अ रिलेशनशिप, मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता, मैं शादी नहीं करना चाहता, यानी मैं रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं बंधा हुआ महसूस करूंगा। आई डोंट वॉन्ट टू गेट टाइड डाउन, तो यानी टाइड डाउन मतलब बंध जाना, तो मैं बंधना नहीं चाहता। इसी तरह कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, आई वॉज टाइड डाउन इन अ जॉब, मैं नौकरी कर रहा था तो वहां मुझे बहुत बंध के काम करना पड़ रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बंधा हुआ हूं, आई वॉज टाइड डाउन। तो आई होप आपको टाइज और टाई में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगला ट्वीट है मोदी जी का 3 जून से ही, पेरिस एग्रीमेंट इज अ शेयर्ड लेगेसी ऑफ द वर्ल्ड, इट विल बेनिफिट द फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। मोदी जी ने कहा कि जो पेरिस एग्रीमेंट है COP21, वो दुनिया के समस्त देश, समूचे देश, उनकी शेयर्ड लेगेसी है, यानी उनकी साझी विरासत है, और ये सबको फायदा पहुंचाएगी, ऐसा मोदी जी ने कहा। तो लेगेसी क्या होता है? देखिए, कोई भी चीज जो कोई व्यक्ति या कोई भी सिचुएशन पीछे छोड़ जाती है उसे लेगेसी बोलते हैं। तो लेगेसी के लिए हिंदी शब्द है विरासत। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दादाजी हैं और वो आपके लिए बहुत सारा प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं गुजरने के बाद, तो वो लेगेसी है, उनकी विरासत है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे मेरी इंटेलिजेंस, मुझे मेरी चतुराई, मुझे मेरा जो दिमाग है इतना तेज, वो विरासत में मिला है। कहने का मतलब, जो भी चीज़ किसी चीज़ के होने के बाद बच जाती है उसे लेगेसी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए, द वॉर लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ पेन एंड सफरिंग, यानी वॉर तो खत्म हो गई लेकिन उसके बाद बहुत ही विपरीत परिस्थितियां रह गई, हर जगह सफरिंग थी, यानी लोग सफ़र कर रहे थे और भूखमरी फैल गई, डिजीज़ फैल गए। तो वॉर की लेगेसी हमेशा यही होती है, जहाँ पर भी युद्ध होता है, वॉर होती है, वहाँ पे पेन और सफरिंग के अलावा कुछ नहीं होता। तो लेगेसी, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। कोशिश करिए कि आप इनसे खुद शब्द बनाइए और नीचे कमेंट्स में लिखिए। अगला ट्वीट है मोदी जी का 2 जून का, हैड अ फैसिनेटिंग विजिट टू द स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट्स, नो मोर अबाउट इट, यानी उन्होंने कोई म्यूजियम विजिट किया जिसका नाम था स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट्स। उनके इस ट्वीट में मेरे को लगता है हम कई सारे शब्द सीख सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो सबसे अच्छा शब्द मुझे लगता है इसमें, वो हर्मिटेज है, दूसरा है ओरिएंटल, और तीसरा है मैन्युस्क्रिप्ट। तो सबसे पहले देखते हैं हर्मिटेज मतलब क्या होता है। हर्मिटेज वो जगह होती है जहाँ पे हर्मिट रहता है। हर्मिट कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो समाज से दूर रहता है, जो एकांत में रहना पसंद करता है, जो जंगलों में रहता है, गुफाओं में रहता है। और जनरली जो ऐसे लोग होते हैं वो रिलीजियस रीजंस की वजह से रहते हैं, जैसे प्राणायाम की वजह से, योगा की वजह से, मेडिटेशन करते हैं। हो सकता है ऐसे लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोशिश करते हों, तो लिबरेशन के लिए, मोक्ष के लिए, जिसे हम निर्वाणा बोलते हैं। तो अलग अलग कारणों से हमारे बहुत सारे ऐसे साधु हैं जो अकेले में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उस तरह के व्यक्ति को बोलते हैं हर्मिट। हर्मिट वो व्यक्ति है जो समाज से बहुत ज़्यादा दूर रहता है, जिसने समाज का एक तरह से बहिष्कार कर दिया होता है, क्योंकि जिसे कहते हैं हायर ट्रूथ, हायर नॉलेज, उसको गेन करने के लिए वो तपस्या करता है। तो हर्मिट से बना हर्मिटेज। हर्मिट मतलब एक ऐसा व्यक्ति, और उसके स्थान को बोलते हैं हर्मिटेज। अब इसमें एक शब्द और देखिए, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड इस ट्वीट के अंदर नहीं है, लेकिन सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, और ऐसा व्यक्ति जीता है सॉलिटेरी लाइफ। तो सॉलिटेरी से वर्ड बना सॉलिट्यूड। और एक और बात याद रखिए, एक शब्द होता है अकेलापन, जिसको हम बोलते हैं लोनलीनेस। तो लोनलीनेस में यानी अकेलेपन में और एकांत में फर्क होता है। जो अकेलापन होता है उसका मतलब होता है कि मान लीजिए आपके दोस्त नहीं हैं, आपके संबंधी उतने नहीं हैं, तो आप अकेलापन महसूस करते हैं, ये एक तरह का नेगेटिव वर्ड है। लेकिन एकांत मतलब होता है जहाँ पे शांति होती है, पीस होती है, और वहाँ पे आप पसंद करते हैं रहना। तो एकांत का मतलब, अगर कोई व्यक्ति एकांत में है, ज़रूरी नहीं है कि वो अकेला है। सो ये एक कहावत भी है, द वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड नीड नॉट बी लोनली, यानी जो व्यक्ति एकांत में रहता है, जरूरी नहीं कि वो अकेला है, अपनी इच्छा से हो सकता है वो रह रहा हो,
और एक और कहावत भी है, देयर इज़ नो बेटर फ्रेंड ऑफ अ पर्सन देन सॉलिट्यूड। कहते हैं कि हमारा जो एकांत है उससे अच्छा दोस्त कोई नहीं है। इस कहावत का मतलब ये है कि हमें हर दिन कुछ समय एकांत में ज़रूर बिताना चाहिए, अपने आप से बातें करनी चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा जो जीवन है वो किस दिशा में जा रहा है। अगला शब्द सॉलिट्यूड जैसा मैंने बताया, और एक मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जो हर्मिट होता है इसके लिए हम एक शब्द और यूज़ कर सकते हैं, वो है रेक्लूज। रेक्लूज मतलब भी हर्मिट ही होता है, यानी वो व्यक्ति जो एकांत में रहना पसंद करता है। और सॉलिट्यूड जो है यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप अकेले होते हैं, अलोन होते हैं, और उसको हम कह सकते हैं सेक्लूजन। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि किसी शांत जगह पे चलते हैं, यानी सिक्लूडेड प्लेस पर चलते हैं। सिक्लूडेड मतलब जो शहर के बाहर कहीं दूर एकांत जहाँ पे हो, यानी वो शहर से बहुत दूर होनी चाहिए, बहुत कम लोग वहाँ पे होने चाहिए, उसे बोलते हैं सेक्लूडेड प्लेस। और इसी ट्वीट के अंदर एक और वर्ड देखिए, ओरिएंटल। ओरिएंटल का मतलब होता है ईस्ट एशिया का भाग, यानी कोई भी ऐसी चीज जो एशिया महाद्वीप के पूर्वी हिस्से से रिलेटेड होती है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पहनावा हो, चाहे वो लोग हों, उन सब के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओरिएंटल। जैसे फॉर एग्जांपल ये एशिया है जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, मैप में देख रहे हैं, मानचित्र में, और इसमें ईस्ट एशियन कंट्री कौन कौन से हैं? जापान, यहाँ देखिए जापान है, ये है कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, तो ये ओरिएंटल हो गए। यानी अगर आप कहते हैं कि मुझे ओरिएंटल खाना पसंद है, कई बार आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में लिखा होता है ओरिएंटल फूड। ओरिएंटल फूड मतलब किस तरह का खाना? चाइनीज़, जापानीज़, थाई, कोरियन, ये सब ओरिएंटल खाना है। तो आई होप आप ओरिएंटल खाना पसंद करते होंगे। इसी तरह ओरिएंटल पहनावा, ओरिएंटल लोग, ओरिएंटल भाषाएं। ओरिएंटल मतलब जो पूर्वी एशिया से संबंध रखता है। आठवां शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट। इसी ट्वीट के अंदर ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? हस्तलिपि, यानी कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा कागज, कोई भी ऐसी किताब, कोई भी ऐसा म्यूजिक जो हाथ से लिखा गया हो बजाय टाइपिंग करने के या प्रिंट करने के, उसे बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। इसे हम हिंदी में बोलते हैं हस्तलिपि। तो हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, वो उनमें बहुत सारे ऐसे अध्याय हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनके, जो बहुत ज़्यादा हमारी धरोहर हैं, हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, हमारे इतिहास में उनका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ पे एक ये ऋग्वेद से लिया गया है, आप देख सकते हैं ये जो इस पे लिखा गया है ये हाथ से लिखा गया है, यानी ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है, हस्तलिपि है। अगला शब्द है पे होमेज। मोदी जी ने ट्वीट किया, पे होमेज, पेड होमेज एट द पिस्कारोव्स्कोय सेमेटेरी। पे होमेज का मतलब होता है सम्मान किसी को देना, किसी को ट्रिब्यूट देना, अपनी किसी को सम्मान देना, किसी को याद करना, किसी के कंट्रीब्यूशन को सराहना, आपके जीवन में किसी का कितना बड़ा रोल है उसको याद करना और उस बात के लिए उसे सम्मान देना, किसी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना। फॉर एग्जाम्पल, आज 5 जून है, इसका मतलब यह है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है आज। तो मैं उन सभी वैज्ञानिकों को जिन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य किया है, मैं उन्हें होमेज पे करता हूं, यानी मैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं, मैं उनको सम्मान देता हूं, यानी मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूं, ऐसा मैं कहता हूं। सो इसको बोलते हैं पे होमेज। और आखिरी शब्द है सेमेटेरी। इसी ट्वीट के अंदर था सेमेटेरी। याद रखिए इसको प्रोनाउंस करते हैं सेमेटेरी, ना कि सिमेट्री। सिमेट्री मतलब होता है समरूपता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक अगर वृत्त है, एक सर्कल है, आप उसको डायमीटर से 2 हिस्सों में काट देते हैं तो ये दोनों एक जैसे हैं, यानी इनमें एक परफेक्ट सिमेट्री है, यानी समरूपता है। जैसा ये है बिल्कुल हूबहू वैसा ही ये वाला हिस्सा है। लेकिन सेमेटेरी का मतलब होता है वो जगह जहां पर मुर्दों को दफनाया जाता है। आप इसे बरियल ग्राउंड भी कह सकते हैं। बरी का मतलब ही होता है दफनाना, तो बरियल ग्राउंड, बरी से वर्ड बना बरियल। बरियल ग्राउंड मतलब शमशान घाट आप इसे बोल सकते हैं, ग्रेव यार्ड बोल सकते हैं, जहां पर मुर्दों को दफनाया जाता है, जहां पर उनका ताबूत होता है, उनकी कब्र होती है, उस जगह को बोलते हैं सेमेटेरी। तो मोदी जी ने 5 जून को ट्वीट किया, वन ऑफ दिस गवर्नमेंट्स कॉन्स्टेंट एंडेवर्स इज टू ट्रांसफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स एंड एंश्योर सिस्टम्स आर आउटकम ओरिएंटेड। तो ये काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड इंग्लिश है, बहुत ज़्यादा कठिन इंग्लिश का उन्होंने इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा हमारी जो सरकार है उसका एक प्रयास ये रहता है, लगातार प्रयास यानी कांस्टेंट एंडेवर, कि हम जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म का मतलब है कि जिस तरह से हमारी सरकार चलाई जाती है, जिस तरह से हमारी सरकार काम करती है, हम उसमें बहुत ही व्यापक रूप से बदलाव लेके आए, यानी उसको ट्रांसफॉर्म कर दें, उसमें बहुत ही ज़्यादा
तब्दीली लेकर आए। एंड एंश्योर सिस्टम्स आर आउटकम ओरिएंटेड, और हमें हमारे जो सिस्टम है, जिस तरह सरकार के कार्य करने का तरीका है, उन्हें इस तरह का बनाना है कि वो रिजल्ट लेकर आए। यानी उनकी जो दिशा है वो सिर्फ एक चीज पर होनी चाहिए, काम जो भी हम करते हैं कि उससे रिजल्ट निकले। तो आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, और ओरिएंटेड मतलब दिशा। तो ओरिएंटेशन मतलब दिशा, किस तरफ झुकाव है, तो हमारे कार्य करने का झुकाव सिर्फ रिजल्ट लेकर आए, ऐसा होना चाहिए। तो अब इसमें जो सबसे अच्छा शब्द मुझे लगा वो लगा एंडेवर्स। एंडेवर का मतलब होता है जब हम कोई प्रयास करते हैं, कोई हम किसी चीज के लिए एफर्ट करते हैं, कोई चीज ट्राई करते हैं, उसे बोलते हैं एंडेवर। एक बहुत अच्छा इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, जब वो किसी एम्प्लॉय को निकाल देती है तो अक्सर बोलती है गुड लक इन योर फ्यूचर एंडेवर। यानी हम अब आपसे विदा लेते हैं, लेकिन आपके जो भी फ्यूचर एंडेवर हैं, आप आगे अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रयास करेंगे, जो भी काम करेंगे, उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, हम आपको गुड लक बोलते हैं। तो गुड लक इन योर फ्यूचर एंडेवर्स, ये एक बहुत ही पॉपुलर एक वाक्य है जो अक्सर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एंडेवर इस सेंटेंस में नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये कोई चीज़ है, यहाँ पे कोई थिंग है, लेकिन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही एंडेवर्स टू कीप थिंग्स नीट इन हिज अपार्टमेंट, यानी वो एफर्ट करता है कि उसका जो अपार्टमेंट है जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे साफ सुथरा उसे रखे, उसके लिए वो एंडेवर करता है, यानी ही एंडेवर्स। और यहाँ पे एस इसलिए लगा है क्योंकि ये ही है, और आप जानते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के अंदर एस लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वो चलता है को मैं बोलूंगा ही वॉक्स, WALKS, लेकिन अगर बहुत सारे लोग हैं दे, तो मैं बोलूंगा दे वॉक, तो एस हटा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो फिर वर्ब में एस नहीं लगेगा। तो एंडेवर का मतलब होता है कोई भी प्रयास। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा हमारी सरकार का लगातार प्रयास ये रहता है, यानी कॉन्स्टेंट एंडेवर। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है लगातार, कंसिस्टेंट एंड कॉन्स्टेंट। और कांस्टेंट का आप एक तरह से यूज और भी कर सकते हैं कि जब कोई चीज सेम होती है, यानी मान लीजिए आज भी मैं 4 केले खा रहा हूं और कल भी 4, परसों भी 4, यानी मेरा जो न्यूट्रिशन है वो उसमें कंसिस्टेंसी है, कांस्टेंट है वो कंसिस्टेंसी। तो इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा मोदी जी का ट्वीट है 5 जून का, इसमें इन्होंने कहा अर्ज स्पीक मैके फैमिली टू एक्टिवली टेक पार्ट इन एक भारत श्रेष्ठ भारत एंड डीपन द स्पिरिट ऑफ हार्मनी एंड ब्रदरहुड अक्रॉस इंडिया। बहुत ही खूबसूरत ये शब्द था, बहुत ही खूबसूरत इसमें वाक्य हैं कुछ। स्पीक मैके क्या है? भारत में जो डांस, म्यूजिक, कल्चर उसको प्रमोट करती है, ये एक संस्था है। इसका 5वां अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस अभी अभी IIT दिल्ली में चल रहा है, तो वहां पे मोदी जी गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने स्पीक मैके को अर्ज किया, यानी उनसे कहा, उनको प्रोत्साहित किया। अर्ज करना मतलब किसी को जैसे एक तरह से थोड़ा सा पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो स्पीक मैके को ये कहा, स्पीक मैके परिवार को, कि वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा हर जगह लेके जाए और हार्मनी की जो स्पिरिट है उसे और गहरा करे, हार्मनी एंड ब्रदरहुड। अब ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा, यानी हमें आपस में प्यार होना चाहिए, हमें आपस में भाईचारा होना चाहिए, वो जो स्पिरिट है हमारे अंदर, सबके अंदर होनी चाहिए। और ब्रदरहुड एक नाउन की तरह एक इसका मतलब और होता है, जब कोई संगठन होता है किसी विशेष कार्य के लिए तो उसे बोलते हैं ब्रदरहुड। फॉर एग्जाम्पल, आजकल एक न्यूज में चल रहा है मुस्लिम ब्रदरहुड, और मुस्लिम ब्रदरहुड को कतर सपोर्ट कर रहा था, इसलिए सऊदी अरब, बहरीन और जो दूसरे देश हैं इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है कतर से। तो मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है? यहाँ पे ब्रदरहुड का मतलब भाईचारा नहीं है, यहाँ पे ब्रदरहुड का मतलब है संस्था, एक ऐसी संस्था जो किसी विशेष कार्य के लिए बनी है। तो मुस्लिम ब्रदरहुड भी एक ऐसी संस्था है जो किसी विशेष कार्य के लिए बनी है। तो ब्रदरहुड एक एसोसिएशन या एक संस्था भी हो सकती है। जैसे लेबर यूनियन होते हैं, लेबर यूनियन का मतलब क्या होता है? जो मजदूर होते हैं आपस में मिलकर अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, एक गुट बना लेते हैं, जिससे अगर कोई भी विपरीत परिस्थिति आए तो वो सारे मजदूर एक साथ हो सके, यानी उनका एक वो ब्रदरहुड है। तो उसका मतलब होता है ब्रदरहुड। और इसमें दूसरा वर्ड है हार्मनी। हार्मनी के बहुत सारे मतलब होते हैं, तो चलिए अब देखते हैं हार्मनी। सबसे पहला जो इस ट्वीट में मोदी जी का मतलब है हार्मनी, वो है सामंजस्य, यानी एकता एक तरह की। फॉर एग्जाम्पल, जब मान लीजिए कोई आप म्यूजिक कॉन्सर्ट सुन रहे हैं, तो म्यूजिक कॉन्सर्ट में एक तरफ गिटार वाला पर्सन बैठा है जो गिटार बजा रहा है, गिटारिस्ट जिसे कहते हैं, एक तरफ तबला वादक बैठा है, एक तरफ वीणा बजाने वाला कोई संगीतकार बैठा है। तो ये सारे मिलके एक फ्यूजन कर रहे हैं, सारी जो म्यूजिक की पद्धति हैं उन्हें एक साथ बजा रहे हैं, और इस तरह से बजा रहे हैं कि सबका जो सुर है वो एक ही सुर आता है। तो एक, यानी वो सारे सामंजस्य में है, हार्मनी के अंदर है। तो हार्मनी का मतलब होता है
बहुत सारी चीजें जब मिलके कोई एक चीज को जन्म देती हैं उसको हार्मनी कहते हैं। और ये सारी चीजें आपस में सामंजस्य में होनी चाहिए, इनमें एकता होनी चाहिए, इनमें आपस में कोई भी डाइवर्जेंस नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब दोनों ये चीजें सारी एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। फॉर एग्जाम्पल अगर गिटार वाला बहुत आगे बजाने लगता है और तबला वाला उसके पीछे पीछे रहने लग जाता है तो फिर आप देखेंगे कि म्यूजिक भी उतना अच्छा निकल के नहीं आएगा। तो एक तो मतलब होता है हार्मनी का वो कि जो भी म्यूजिक से रिलेटेड यानी संगीत के जो नोट्स होते हैं जो मिलके एक कोड बनाते हैं उसे बोलते हैं हार्मनी। और दूसरा एक मीनिंग होता है हार्मनी का आपस में एग्रीमेंट, यानी आपस में अगेन एक तरह का भाईचारा, एक तरह का आपस में कोई भी डिस्कॉर्ड ना हो आपस में। डिस्कॉर्ड का मतलब कोई भी दूसरा मत ना हो। जब सब एक ही मत रखते हैं तो उसको हार्मनी बोलते हैं। और हार्मनी का एक और मीनिंग होता है यानी कि इंटरनल काम, यानी अंदरूनी शांति, उसे बोलते हैं हार्मनी। इसको आप ट्रैंक्विलिटी भी कह सकते हो। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब कामनेस। जब कोई काम होता है, अगर आप बोलते हैं आई एम काम, मैं शांत हूं, यानी मैं बहुत अपने आप में मस्त हूं, बहुत ही ज्यादा शांत हूं, आई एम काम। आप ये भी कह सकते हैं आई एम ट्रैंक्विल। और कामनेस के लिए वर्ड यूज करेंगे ट्रैंक्विलिटी। तो हार्मनी के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। वो बेसिकली कहना ये चाह रहे थे कि हम सब आपस में एक हैं। जैसे हमारे अंदर एक हार्मनी की जो स्पिरिट है वो गहरी होनी चाहिए, यानी हार्मनी जैसे सारे म्यूजिकल नोट अलग अलग होते हैं लेकिन मिलके वो एक कॉर्ड बनाते हैं, इसी तरह से हम सब अनेकता में एकता, उसको बोलते हैं हार्मनी। और इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द और है, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है जब आप कोई चीज एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज करते हैं उसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। तो ये भी हार्मनी का डायरेक्ट सिनोनिम है। और एग्रीमेंट और एकॉर्ड भी डायरेक्ट सिनोनिम है। एकॉर्ड का मतलब ही होता है एग्रीमेंट, और एकॉर्ड के लिए बिल्कुल एक और सिनोनिम है डायरेक्ट, जिसे हम बोलते हैं कंकॉर्ड। कंकॉर्ड मतलब भी होता है जब आप किसी के साथ मत रखते हैं, सेम मत रखते हैं, आप एग्री कर जाते हैं। और उल्टा है इसका डिस्कॉर्ड, DISCORD। चलिए, हार्मनी जैसे कठिन शब्द के बाद अब एक थोड़ा सा आसान शब्द देखते हैं, डिस्टिंग्विश्ड। तो मोदी जी ने ट्वीट किया, लॉडेड द स्पिक मैके फैमिली फॉर देयर डिस्टिंग्विश्ड रोल इन फर्दरिंग इंडियन कल्चर एंड म्यूजिक ओवर द ईयर्स। यानी कि मैं स्पिक मैके का जो परिवार है, स्पिक मैके जो संस्था है, उसे लॉर्ड करता हूं, यानी उनके प्रयास को सराहता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं। तो किसी को लॉर्ड करना, LAUD मतलब उसकी प्रशंसा करना, उसके प्रयासों को सराहना। और किस चीज के लिए करता हूं? उनके डिस्टिंग्विश्ड रोल के लिए, यानी जो उन्होंने अपना पार्ट प्ले किया है। किस चीज के लिए? फर्दरिंग इंडियन कल्चर, यानी इंडियन कल्चर को वो और ज्यादा आगे लेके गए हैं, उसको और फर्दर किया है। उसमें उनका बहुत अहम रोल है, बहुत ही अहम भूमिका है, बहुत ही खास रोल है, यानी डिस्टिंग्विश्ड रोल है। डिस्टिंग्विश शब्द बना डिस्टिंग्विश से, डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? दो चीजों में अंतर करना। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन दूं, पौधों और जंतुओं के बीच में डिस्टिंग्विश करिए, डिफरेंस बताइए मुझे 5, तो यानी उनके बीच में डिस्टिंग्विश करिए। अब अगर मेरी सभा है कोई, उसमें 100 लोग आए हैं लेकिन 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा खास हैं, तो उनमें और बाकियों में डेफिनेटली अपने आप एक अंतर हो जाएगा। मुझे अंतर बताना नहीं पड़ेगा, वो डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज हैं, यानी वो इतने खास हैं, उन्होंने इतना कुछ अचीव किया है। हो सकता है वो कोई एक्टर हो सकता है जिसको सब जानते हो सकता है वो कोई समाज सुधारक हो, यानी वो कैसी पर्सनैलिटी है? डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी है। मेरे जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, वो कैसे हैं? डिस्टिंग्विश्ड हैं, यानी बाकियों से उनमें फर्क है, अंतर है, और वो साफ दिखाई पड़ता है। और वो अंतर क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि वो बहुत एमिनेंट हैं, बहुत ऊंचे दर्जे के हैं, बहुत ही डिस्टिंक्ट हैं, अलग दिखते हैं, या बहुत ही एक्सेलेंस उन्होंने अचीव करी है, किसी काम में वो बहुत ज़्यादा माहिर हैं। तो स्पिक मैके ने जो अपना काम करा है भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए, उसमें उसका बहुत खास रोल है, डिस्टिंग्विश्ड है। तो डिस्टिंग्विश मतलब बहुत ही ज़्यादा अहम, बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब इसमें एक मोदी जी ने ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा है फर्दरिंग इंडियन कल्चर, यानी इंडियन कल्चर को और ज्यादा आगे लेके जाना, फर्दर करना। तो फर्दर और फार्दर में अक्सर कंफ्यूजन होती है लोगों को। फार्दर वर्ड बना फार से, और फार का मतलब होता है दूर। फॉर एग्जाम्पल, मेरा घर बहुत दूर है तो मैं कहूंगा माई होम इज वेरी फार फ्रॉम हेयर, यहां से मेरा घर बहुत दूर है। और फार का सेकेंड डिग्री होता है फार्दर। सेकेंड डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे दो दोस्त हैं A और B, तो किसका घर ज्यादा दूर है? A का घर B से ज्यादा दूर है। सो मैं कहूंगा A's हाउस इज फार्दर देन B's हाउस, यानी A का घर ज्यादा दूर है, फार्दर। और बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा दूर तो फारदेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा धरती से जो ग्रह फारदेस्ट है वो है नेपच्यून। तो सबसे ज्यादा
8 ग्रह हैं, धरती से फारदेस्ट कौन सा है? नेपच्यून। तो ये होता है फार, लेकिन मैं बात कर रहा हूं फर्दर। ये फार से नहीं बना है। फर्दर का मतलब होता है आगे, आगे या और ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी अपने दोस्त को इनवाइट किया और वो नहीं आया, या आपको पता चला कि वो नहीं आने वाला, तो आपका कोई कॉमन फ्रेंड आपको बोलता है कि उसको दोबारा इनवाइट कर दो, क्या पता आ जाए। तो आप बोलोगे अगर उसे आना होगा तो आ जाएगा, उसे आगे दूसरे इनविटेशन की जरूरत नहीं है। तो ही डज नॉट नीड एनी फर्दर इनविटेशन, यानी और आगे उसको जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी कंपनी को और आगे ले जाना चाहता हूं, तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू टेक माई कंपनी फर्दर, और आगे ले जाना चाहता हूं, और बड़ा करना चाहता हूं, और आगे ले जाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस देखिए, ही इज सीईओ ऑफ गूगल, ही नीड्स नो फर्दर इंट्रोडक्शन। यानी वो कोई व्यक्ति बैठा है और किसी ने मुझसे पूछा ये व्यक्ति कौन है, तो मैं कहूंगा ये गूगल कंपनी का सीईओ है, तो इसे किसी और आगे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ही नीड्स नो फर्दर इंट्रोडक्शन। तो आई होप अब फर्दर और फार्दर में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला शब्द है एड्रेस। तो 5 जून को ही मोदी जी ने ट्वीट किया, 5:15 पे आज मैं आईआईटी दिल्ली में स्पीक मैके का 5वां अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन उसे एड्रेस करूंगा। और आईआईटी दिल्ली के अंदर हो रहा है, खुद नहीं जाऊंगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करूंगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब ये होता है मोदी जी वहां प्रत्यक्ष रूप से खुद नहीं होंगे, लेकिन वो टीवी के थ्रू या वेबकैम के थ्रू वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाएंगे। अब उन्होंने कहा आई विल बी एड्रेसिंग। एड्रेस मतलब क्या होता है? एड्रेसिंग मतलब आईएनजी लगा है, मतलब ये वर्ब है। तो एड्रेसिंग, एड्रेसिंग के 2 मतलब होते हैं। पहला तो एड्रेस अगर मैं कहूं तो ये नाउन है। एड्रेस का मतलब होता है जैसे आपका कोई भी एड्रेस, पता कहां रहते हो आप, आपका क्या एड्रेस है, एक तो वो हो गया। एक एड्रेस का मतलब होता है जब आप कहीं औपचारिक स्पीच देते हैं, कोई भाषण देते हैं किसी ऑडियंस को, सुनने वालों को। जो सुनने वाले लोग होते हैं वो श्रोता होते हैं और बोलने वाला वक्ता होता है। तो जब कोई वक्ता कोई स्पीच देता है श्रोताओं को, उसे बोलते हैं एड्रेस करना। तो यहाँ पे ये स्पीच है। जैसे फॉर एग्जांपल, नरेंद्र मोदीज एड्रेस टू द इंडियन पार्लियामेंट। नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच दिया इंडियन पार्लियामेंट में, यानी नरेंद्र मोदीज एड्रेस। और दूसरा, हम इसको वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, क्रिया की तरह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी एड्रेस द ओपन एयर मीटिंग, यानी एक कोई मीटिंग थी ओपन एयर। ओपन एयर मतलब जब कोई खुले में कोई मीटिंग होती है, तो उसमें उस लड़की ने उसे एड्रेस किया, यानी वहां पे बोला, वहां पे उसने स्पीक किया। तो स्पीक टू समवन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एड्रेस्ड। और एक एड्रेस का मीनिंग होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं एड्रेस द इशू। तो कॉमन लाइफ में जब आप वर्ड सुनेंगे एड्रेस द इशू सुनेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप किसी बैंक में जाते हैं और बैंक में आप पैसे जमा कराने गए हैं और उसके लिए आपको एक फॉर्म मिला। अब आपको वो फॉर्म भरना नहीं आता, तो आपने वो फॉर्म गलत भर दिया। उसके बाद आप वापस बैंकर के पास गए और बैंकर ने कहा ये तो फॉर्म आपने गलत भर दिया। तो आप उसे कहेंगे सर आई डोंट नो हाउ टू फिल अप द फॉर्म, मैं नहीं जानता ये फॉर्म कैसे भरना है, प्लीज एड्रेस द इशू, प्लीज एड्रेस माई कंसर्न, यानी मेरी जो समस्या है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो किसी समस्या के ऊपर जब ध्यान देने के लिए आप दूसरे को बोलते हैं, उसको बोलते हैं इशू को एड्रेस करना। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड होता है इंग्लिश में जिसे बोलते हैं ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, यानी कोई भी आपकी शिकायत है उसका निवारण, उसको बोला जाता है ग्रीवेंसेस रिड्रेसल। तो उसमें ग्रीवेंसेस रिड्रेसल का मतलब क्या होता है कि जो सरकार है वो आपके इश्यूज को, आपके कंसर्न्स यानी आपकी चिंताओं को एड्रेस करेगी, यानी उन पे ध्यान देगी और उनके निवारण के लिए प्रयास करेगी। तो उसको बोलते हैं इशू को एड्रेस करना, यानी किसी प्रॉब्लम पे ध्यान देना, किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर कोई प्रैक्टिकल डिसीजन लेना, एक्शन लेना, उसे बोलते हैं इशू को एड्रेस करना। इसके अलावा इसी ट्वीट में इन्होंने लिखा है 5वां अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब सम्मेलन। तो स्पीक मैके का 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो एक तो कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन। और याद रखिए, अगर आप कोई मान लीजिए एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आप एक चैप्टर पढ़ते हैं कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। अब जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशंस, तो वो हमारे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या करता है, बहुत सारे कन्वेंशन करता है। तो एक औपचारिक मीटिंग उसको कन्वेंशन बोलते हैं, जहां पे बहुत सारे कंट्री मिलते हैं और आपस में मिलकर कुछ डिसाइड करते हैं, यानी एग्रीमेंट करते हैं, तो उसे भी कन्वेंशन बोलते हैं। कन्वेंशन का मतलब सम्मेलन। अब कन्वेंशन का एक मतलब और होता है, और खासकर ये वर्ड है जिसको बोलते हैं सोशल कन्वेंशन। सोशल कन्वेंशन मतलब हमारा समाज, उसमें रहने के तौर तरीके, हमारे रिवाज, उनको भी कन्वेंशन बोला जाता है। यानी किसी कार्य को करने का तरीका, अपने उठने बैठने का तरीका, यानी अपना बिहेवियर, हमारा कंडक्ट सोसाइटी में कैसा है, उसको बोलते हैं कन्वेंशन। और हम
बहुत सारे लोग इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते। हमारी सोसाइटी हर चीज़ के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, कुछ पाबंदियां हम पे लगाती है। क्यों? क्योंकि हम एक मीडियन लेके चलते हैं। हमारा जो बिहेवियर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो एक्सेप्टेबल हो, यानी उससे किसी को परेशानी ना हो समाज में, तो उनको बोला जाता है सोशल कन्वेंशंस। सो फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस देखिए यहाँ पे, ही कंसिडर्स हिज वर्क एन एक्सप्लोरेशन ऑफ चेंजिंग इंडियन सोशल कन्वेंशन। यानी कोई व्यक्ति है, ही, हमें नहीं पता कौन है ये, वो कार्य कर रहा है लगातार इंडियन सोशल कन्वेंशंस को चेंज करने के लिए, यानी भारतीय जो रिवाज हैं, भारतीय समाज के जो बनाए हुए कानून हैं, उन्हें बदलने के लिए, उसको बोलते हैं कन्वेंशन। किसी बिहेवियर का या किसी कंडक्ट का जो रूल होता है उसे बोलते हैं कन्वेंशन। और एक कन्वेंशन का मतलब यहाँ है जो ट्वीट के अंदर है, यानी सम्मेलन। तो ये यहाँ पे आ गया एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल एन इंटरनेशनल कन्वेंशन बैनिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, सम्मेलन हुआ, जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स को रोकने के लिए आपस में बातें हुई, कंट्रीज के बीच में चर्चा हुई कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कैसे कम से कम किया जाए। तो वो एक कन्वेंशन था। और याद रखिए, जब कोई कन्वेंशन होता है उसके बाद अगर कोई नतीजा निकल गया जो लीगली बाइंडिंग होता है, यानी कानूनी तौर पर अगर कंट्रीज उसे मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं या उसे बाध्य हैं, तो उसे बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कोई कानून, कोई रूल, लीगल डॉक्यूमेंट, उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। और एक और मिलता जुलता थोड़ा सा शब्द है जिसे बोलते हैं ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब होता है संधि। जब दो देश या दो से ज्यादा देश आपस में मिलकर कोई संधि कर लेते हैं उसे ट्रीटी बोलते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी है, यानी सिंधु नदी का जो पानी है हम कैसे इस्तेमाल करेंगे उसे बोलते हैं ट्रीटी। तो ट्रीटी मतलब होता है संधि, कन्वेंशन मतलब होता है सम्मेलन, और प्रोटोकॉल होता है कोई भी कानूनी डॉक्यूमेंट। मेनेस, ये एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला शब्द है। मेनेस मतलब होता है खतरा। तो हमारे समाज के लिए क्या खतरा है? हमारे समाज के लिए जैसे गरीबी खतरा है, या अगर साक्षरता नहीं हो, एजुकेशन ना हो, वो खतरा है। तो एक ट्वीट मोदी जी ने किया, टेररिज्म यानी जो आतंकवाद है वो पूरी दुनिया को प्रभावित करता है, पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है। ऑल ह्यूमैनिटेरियन फोर्सेज हैव टू कम टुगेदर टू अपरूट द मेनेस ऑफ टेररिज्म फ्रॉम आवर प्लेनेट। यानी जितने जितने भी फोर्सेस हैं, कहने का मतलब जो भी लोग या संस्थाएं या देश मानवता के भलाई के लिए काम करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवता की भलाई के लिए काम करना, ह्यूमैनिटेरियन। तो ह्यूमैनिटेरियन फोर्सेस जो भी हैं सबको एकजुट होना पड़ेगा, सबको साथ आना पड़ेगा, जिससे हम जो टेररिज्म का मेनेस है उसे पूरे प्लेनेट से, पूरे ग्रह से, धरती से हम अपरूट कर सकें, यानी उसे खत्म कर सकें। आतंकवाद का जो खतरा है, मंडरा रहा है हमारे ऊपर, यानी जो मेनेस ऑफ टेररिज्म है, तो मेनेस का मतलब होता है खतरा। फॉर एग्जाम्पल एक कहावत है बड़ी अच्छी, द इंटॉक्सिकेटेड मोटरिस्ट इज अ मेनेस टू लाइफ एंड लिम्ब। यानी कि इंटॉक्सिकेटेड मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा बाइक चलाने वाला, मोटर गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति जिसने शराब पी रखी हो, इंटॉक्सिकेटेड हो। इंटॉक्सिकेटेड मतलब जो धुत हो, किसी भी चीज़ में धुत हो सकता है, ज़्यादातर तो शराब में ही धुत होते हैं गाड़ी चलाने वाले या मोटर कार या बाइक चलाने वाले। तो वो मेनेस है किस चीज़ के लिए? लाइफ के लिए और लिम्ब के लिए, यानी वो अपने हाथ पैरों के लिए भी खतरा है और अपनी ज़िंदगी के लिए भी खतरा है, क्योंकि उसने शराब पी रखी है। और ना सिर्फ अपनी, वो दूसरों की ज़िंदगी के लिए भी खतरा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और बड़ा अच्छा सेंटेंस है, क्योंकि मेनेस का एक समानार्थी शब्द होता है पेरिल। पेरिल मतलब भी होता है खतरा, और कोई चीज़ जो खतरनाक होती है हम उसे बोलते हैं पेरिलस। और इसके लिए एक वर्ड और होता है डायरेक्ट सिनोनिम पेरिलस के लिए, वो है ओमिनस। ओमिनस मतलब अगेन खतरनाक चीज को बोलते हैं ओमिनस, या हम इसे बोल सकते हैं हार्मफुल। हार्मफुल मतलब भी होता है खतरनाक। तो फायर पुट द सिटी इन पेरिल, यानी कि जब पूरे शहर में आग लग गई तो उससे पूरे शहर पे खतरा मंडरा गया कि शहर कहीं खत्म ही ना हो जाए, यानी सिटी जो है वो पेरिल के अंदर आ गई, वो खतरे के अंदर आ गई। तो मेनेस मतलब खतरा। अब एक वर्ड है जो आप ऑलमोस्ट डेली सुनते हैं, आपने हमारे गृह मंत्री को अक्सर सुना होगा कि हम इस चीज की कड़ी निंदा करते हैं। तो कड़ी निंदा करने का मतलब हम उसे कंडेम करते हैं। तो मोदी जी ने ट्वीट किया, लंदन के अंदर जो अटैक हुए वो शॉकिंग है और एंग्विशिंग है। शॉकिंग मतलब मैं बहुत ज़्यादा सख्ते में हूँ, बहुत ज़्यादा मैं शॉक्ड हूँ उनसे, और एंग्विश्ड हूँ यानी बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हुआ है उससे। एंग्विश मतलब बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा तनाव। वी कंडेम देम, यानी हम उन्हें अटैक्स को क्या करते हैं? कंडेम, यानी हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं, हम उनको सेंश्योर करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं, कैस्टिगेट करते हैं, या हम उनको अटैक करते हैं, यानी हम उन्हें पूरी तरह से डिसअप्रूव करते हैं। यानी हमारी नज़र में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये अटैक्स, हम ऐसा कहते हैं, इसे कहते हैं कंडेम करना। और दूसरा वर्ड इसमें मोदी जी ने यूज किया वो है एंग्विशिंग। एंग्विश मतलब होता है बहुत ज़्यादा दर्द, मैं बहुत ज़्यादा मेंटल पेन के अंदर हूँ, मानसिक तनाव में हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम इन अ मेंटल एंग्विश।
या आई एम सफरिंग फ्रॉम मेंटल एगनी। एगनी और एंग्विश एकदम समानार्थी शब्द हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सह रहे हैं, और उसको बोलते हैं सफरिंग। डिस्ट्रेस मतलब बहुत ज़्यादा तनाव, एक्सट्रीम पेन मतलब बहुत ज़्यादा दर्द में होना, उसको बोलते हैं एंग्विश। तो मोदी जी का कहने का मतलब ये था कि लंदन में जो अटैक हुए हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे को परेशानी हो रही है, मैं सफ़र कर रहा हूँ, यानी मैं दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझ रहा हूँ। और आखिरी शब्द है कॉम्बैट। कॉम्बैट के दो मतलब होते हैं। एक तो कॉम्बैट का मतलब होता है युद्ध, जैसे फॉर एग्जांपल अभी परसों की ही न्यूज़ है कि जो इंडियन आर्मी के चीफ हैं बिपिन रावत जी, उन्होंने कहा है कि अब महिलाएं आर्मी के अंदर कॉम्बैट रोल्स में आ सकती हैं। तो महिलाएं जो हैं अभी युद्ध में नहीं जाती थी, हालांकि वो मेडिकल, लीगल, इंजीनियरिंग बहुत सारे रोल्स प्ले करती थी हमारी इंडियन आर्मी में, थल सेना में, लेकिन युद्ध के लिए महिलाएं नहीं जाती थी। पिछले साल इंडियन एयरफोर्स ने शुरुआत करी और 3 जाबाज महिलाओं को युद्ध में भेजने का निर्णय लिया, यानी उनको कॉम्बैट पायलट की उपाधि दी। और अब इंडियन आर्मी ने भी ये कर दिया है कि अब महिलाएं युद्ध के लिए जा सकती हैं, ये परसों ही स्टेटमेंट आया है। तो कॉम्बैट मतलब होता है युद्ध, बैटल, वॉर। और दूसरा कॉम्बैट का मतलब होता है किसी चीज पे लगाम लगाना, किसी चीज का सामना करना। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को कन्फ्रंट करना। तो मोदी जी का ट्वीट देखिए कितना अच्छा है। इंडिया सीक्स टू वर्क क्लोजली विद स्पेन इन द इकोनॉमिक स्फीयर, कॉम्बैटिंग द मेनेस ऑफ टेरर एंड प्रोमोटिंग डीपर कल्चरल टाइज। भारत, अब मोदी जी जो हैं वो 4 देशों की यात्रा पर गए थे, स्पेन, जर्मनी गए थे, फ्रांस गए थे, रशिया गए थे। तो स्पेन में जब वो वहाँ के प्रधानमंत्री मिस्टर राजोय से मिले तो उन्होंने आपस में आपसी सहयोग करने का निर्णय लिया इकोनॉमिक स्फीयर में, यानी आर्थिक तौर पर हम एक दूसरे की मदद करेंगे। इसके अलावा टेरर का जो मेनेस है, यानी देखिए मेनेस वर्ड दोबारा आ गया, यानी आतंकवाद का जो खतरा है उसे हम कॉम्बैट करेंगे, यानी उसका सामना करेंगे। तो कॉम्बैट का मतलब होता है किसी चीज को लगाम लगाना, लगाम लगाने की कोशिश करना, उसका सामना करना। और हम साथ में डीपर कल्चरल टाइज, यानी हमारे देशों के बीच में जो सांस्कृतिक जो रिश्ते हैं उन्हें भी मजबूत करेंगे और गहरा करेंगे। तो कॉम्बैट का मतलब किसी चीज का सामना करना, उसे फेस करना, चुनौती के तौर पर लेना और उसका सामना करना। और दूसरा कॉम्बैट का मतलब होता है युद्ध। तो ये था चैप्टर 1 भाग 1 इस कड़ी का। अगर आप चाहते हैं मैं इस पे और भी वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और मैं आपके जो सेंटेंसेज हैं जो आप ये वोकेबुलरी सीख के बनाएंगे उनका वेट करूंगा, और फिर मैं कोशिश करूंगा जितना मुझे समय मिले उसमें उनको करेक्ट करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।